सुषमा नयाल सोशो में जो आज का विषय है वह है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में पढ़ाए जाने वाला इंट्रोडक्शन का प्रश्न पत्र होता है। प्रतियोगिताओं की दृष्टि से सामाजिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। सामाजिकरण का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। कोई भी नवीन शिशु सामाजिक नहीं होता, यह मात्र बायोलॉजिकल बॉडी होता है और बायोलॉजिकल बॉडी से सोशल बॉडी में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसे सामाजिकरण कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जन्म से ऑर्गेनिक बॉडी या बायोलॉजिकल बॉडी संगठित शारीरिक मात्र ढांचा होता है। उसके बाद एक शिशु जो भी सीखता है वह समाज में लोगों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने परिवारजनों के बीच से ही सीखता है और इसी सीख में वह किशोर, वयस्क, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध भी हो जाता है। सोशलाइजेशन को, सामाजिकरण को लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म के पश्चात और मृत्यु से पूर्व तक कुछ न कुछ लर्न करता ही रहता है। लेकिन हाँ, सामाजिकरण की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें किशोर और युवा अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है सीखने की दृष्टि से। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिकरण के माध्यम क्या है। व्यक्ति अपने परिवार, सगे संबंधी, अपने मित्रों और समाज से कुछ न कुछ सीखता रहता है और वर्तमान में व्यक्ति संचार साधनों से भी काफ़ी कुछ लर्न करता है, एडॉप्ट करता है। सामाजिकरण व्यक्ति लोगों के संपर्क में आकर लोगों से इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करके सीखता है। समाजशास्त्री रूप से अगर समझें तो सामाजिकरण का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में सामाजिकरण एक ऐसी विधि है जो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। यानी कि सामाजिकरण के माध्यम से हम भाषा, वेशभूषा, पढ़ना, प्रतियोगिता करना, रहन सहन के तरीके, रीतियाँ, प्रथाएं, धार्मिक नियम आदि सभी तरह के व्यवहार करना सीखते हैं। सामाजिकरण से कोई भी व्यक्ति अपने समूह व समाज के मूल्यों को, जन रीतियों, लोकाचार, आदर्श, प्रथाओं को, परंपराओं को एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। चाहे वो ईमानदारी है, अभिवादन के तरीके हैं, नैतिकता है, अच्छी बातें हैं, प्रतीकों को समझना, रंगों का प्रयोग करना आदि कुछ भी हो सकता है। असल में हमारा जो भी व्यवहार है, जो भी संस्कृति है, वह सामाजिकरण के द्वारा ही हमारे आचरण में आती है। परिभाषाओं की अगर बात करें तो जॉनसन की परिभाषा है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को निभाता है। सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। किम्बल यंग की एक परिभाषा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। अर्थात सीख करके ही आप किसी भी समाज और किसी भी संस्कृति और किसी भी समूह में लोगों के मध्य अपने आप को, अपनी भाषा को, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाकर सेल्फहुड और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह परिभाषा इसलिए भी वैज्ञानिक है क्योंकि हमारा जो पर्सोना या पर्सनैलिटी है वह लर्न करके ही विकसित होती है। अतः सीख करके ही हम मोटिवेट होते हैं, अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, अपनी भाषा तक पहुंचते हैं, आचरण तक पहुंचते हैं और सामाजिक व्यवस्था का कैसे सामना करना है, विपत्तियों में किस तरह से व्यवहार करना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे सुदृढ़ सुगठित करना है, यह सब
लर्न करके ही संभव है। सामाजिकरण की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह एक लर्निंग प्रोसेस है। सीखने की प्रक्रिया का नाम क्योंकि सामाजिकरण है, परंतु यहाँ यह भी स्पष्ट रहे कि सामाजिकरण प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सीखने का नाम नहीं है, बल्कि वही व्यवहार, वही आचरण सीखना सामाजिकरण है जो कि समाज में व्यवस्था बनाने का काम करे। अगर हम समाज को तोड़ने से संबंधित किन्हीं आदतों को, बातों को सीख रहे हैं तो वह डिसोशलाइजेशन कहा जाता है। सामाजिकरण की दूसरी विशेषता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। हालांकि यह वृद्धावस्था में भी सक्रिय रहती है, परंतु वृद्धावस्था की तुलना में या प्रौढ़ की तुलना में बाल्यावस्था और युवावस्था, किशोर अवस्था में अधिक सीखा जाता है, क्योंकि सीखने से जैविकता का भी संबंध है। बच्चे अधिक सीख सकते हैं किसी भी वृद्ध की तुलना में। अगली विशेषता है सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म का विकास। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के भीतर का जो सेल्फ है, जो मैं है, सेल्फ लुकिंग, वो डेवलप होता है। व्यक्ति को स्वयं के होने का, स्वयं की प्रेजेंस का एहसास होने लगता है। इससे ही व्यक्ति के भीतर स्वाभिमान, डिग्निटी भी डेवलप होती है। अगली विशेषता है कल्चरल ट्रांसमिशन, संस्कृति का हस्तांतरण। सामाजिकरण के माध्यम से ही संस्कृति का हस्तांतरण होता है, परंपराएं आगे बढ़ती हैं। यानी कि एक पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से लर्न करती है और जो आज लर्न कर रहे हैं वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपने सीखे हुए व्यवहार को ट्रांसफ़र करते हैं। इसे संस्कृति का हस्तांतरण कहा जाता है। असल में सामाजिकरण के द्वारा हम संस्कृति ही सीखते हैं। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है और सामाजिकरण के माध्यम से हम संस्कृति को लर्न करते हैं। इस प्रकार से संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है और सीखे व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिकरण की विधियों की। हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिकरण यानी कि सीखने की प्रक्रिया एक व्यक्ति के लिए कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। किंतु यह भी मानवीय व्यवहार है कि लोग, समाज आसानी से सीखने के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर कुछ नया लर्न करने की जिज्ञासा कम ही लोगों के भीतर पाई जाती है। लेकिन फिर भी विभिन्न समाजों में जो सामाजिकरण यानी कि सिखाने के तरीके हैं वह कुछ प्रचलित है। समाज अपने सदस्यों को सिखाने के लिए दो तरीके अपनाता है। पहला रिप्रेसिव सोशलाइजेशन और दूसरा पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन यानी कि दमनकारी सामाजिकरण। यह सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आज्ञाकारिता, अनुशासन, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान भाव सिखाया जाता है। इस प्रकार के सामाजिकरण में आदेशों का जो संचार होता है वह माता पिता के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा भी आदेश भाव से आदेश देकर, ऑर्डर देकर सिखाया जाता है। अक्सर छोटी उम्र में या फिर बच्चों को इस तरह से सामाजिकरण कराया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता, शिक्षकों या फिर बड़े बुजुर्गों द्वारा सिखाने के लिए बच्चों को डांटा जाता है, फटकारा जाता है या फिर कुछ पुरस्कार का लालच देकर उन्हें अच्छे आचरण के लिए उत्साहित, प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार का सामाजिकरण रिप्रेसिव सोशलाइजेशन कहलाता है क्योंकि यह आदेश केंद्रित होता है। दूसरा है सहभागी सामाजिकरण, पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इस प्रकार के सामाजिकरण में बच्चों को या किशोरों को कोई भी आचरण, कोई भी शिक्षा या कोई भी मूल्य सिखाने के लिए भय व लालच को नहीं दिखाया जाता, बल्कि बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अतः कोशिश यह होती है कि सामने वाला व्यक्ति, किशोर या फिर बच्चा अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखे। अतः सिखाने हेतु जब डांट, फटकार,
मारा पीटा नहीं जाता या फिर कोई लालच या दबाव नहीं बनाया जाता है और बच्चों को उनके अपने अनुभवों पे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के सामाजिकरण को पार्टिसिपेटरी सहभागी सामाजिकरण कहा जाता है। यह थी सामाजिकरण की विधियाँ। परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखें तो सामाजिकरण के स्तर व प्रक्रिया स्टेज एंड प्रोसेस के संबंध में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिकरण के स्तरों की अगर बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज, मौखिक स्तर। इस स्तर को फ्राइड ने प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन भी कहा है। इस अवस्था में क्योंकि बच्चा अपनी माँ से ही ज़्यादा संपर्क में आता है, यह अवस्था जन्म से 1.5 वर्ष तक रहती है। सामाजिकरण की यह प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत बच्चा अपनी माँ के संपर्क में अधिक रहने से माँ के सम्मुख ही रोने के, हंसने के भाव प्रकट करता है। भाव प्रकट करना सीखने की यह प्रथम अवस्था मानी जाती है। सामाजिकरण की दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, एनल स्टेज। शौच स्तर भी इसको कहा जाता है। यह स्तर 1.5 या 2 वर्ष से शुरू होकर 3 या 4 वर्ष तक चलती है। इस अवधि में कोई भी शिशु शौच प्रशिक्षण और साफ सफाई से संबंधित प्रारंभिक स्तर की बातों को सीखता है। इस स्तर में भी माँ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किंतु इस स्तर में, इस स्टेज में माँ के साथ अन्य पारिवारिक सदस्यों के प्रति भी शिशु जागरूक होने लगता है एवं क्रोध, स्नेह, विरोध, प्रेम आदि भावों से परिचित भी होने लगता है। सामाजिकरण का जो तीसरा स्तर है वह है मातृवर्ती तादात्म्यकरण, इडिपल इलेक्ट्रा भी जिसे कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन स्टेज इसे कहा जाता है। यह स्तर 4 वर्ष से 13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार के सदस्यों को जागरूक तरीके से समझना शुरू करने लगता है। यह अवस्था किसी भी बच्चे के लिए लड़के और लड़की की शारीरिक विभिन्नताओं को समझने की भी होती है। यह स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यौन भावना व्यक्त रूप से इस अवस्था में विकसित होती है। लड़का व लड़की जेंडर डिफरेंसेस इस अवस्था में लर्न करता है और अपने जेंडर के प्रति जागरूक भी होने लगता है और ऑपोजिट जो जेंडर है उसके बारे में भी डिफरेंसेस को समझने लगता है। यह स्टेज पहली बार किसी भी लड़की व लड़के को उसके स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति जागरूक करता है। इस स्तर में मित्रता भी विकसित होने लगती है और जो समूह भाव है, ग्रुप माइंड है, वह भी बच्चों के अंदर डेवलप होने लगते हैं। यही वो स्तर है जबकि सिंबल, रंग, प्रतीक, चिन्हों के प्रति लड़के व लड़कियां जागरूक होने लगती हैं तथा खेलों, रंगों, वस्त्रों के प्रति उनकी रुचियां उनके मस्तिष्क में डेवलप होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। अगली जो अवस्था है वो है एडोलसेंस, किशोरावस्था की। किशोरावस्था किसी भी जीवन का संक्रांति काल माना गया है। यह वह समय है जबकि व्यक्ति आत्म केंद्रित होने लगता है। साथ ही यह स्टेज वह भी स्टेज मानी गई है जिसमें कि किशोर बाउंड्रीज, कंट्रोल, नियंत्रणों से मुक्त होकर के अपने जीवजन्य अभिप्रेरण, बायोजेनिक मोटिवेशन के अनुरूप व्यवहार करना चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं अपने मनोभावों को पूर्ण करने की, प्रकट करने की, एक्सप्रेस करने की। यही वो अवस्था है जबकि किशोर ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वतंत्रता में अपने मित्रों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, किंतु यही वो समय भी होता है जबकि अपने सेल्फ को कोई भी किशोर विकसित करता है, विकास करता है। सेल्फ डेवलपमेंट की जो सबसे अच्छी कंडीशन स्टेज मानी गई है वह एडोलसेंस को मानी गई है। किशोरावस्था इसलिए भी
जीवन का संक्रांति काल और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज मानी गई है, क्योंकि यही वह समय है जबकि यह तय हो जाता है कि आने वाले समय में आप क्या बनेंगे। इस अवस्था में किशोरों द्वारा कोई भी अच्छी बात और कोई भी बुरी बात बहुत जल्दी कैच की जाती है, यानी कि यही वह समय है, यही वह एज स्टेज है जबकि हतोत्साहित और प्रोत्साहित स्वयं को किया जा सकता है। नैतिक गुण, सदाचार, अच्छाई और बुराई इसी समय विकसित होती है। यही वह काल है जबकि कोई भी किशोर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी प्रेरित होता है। आने वाले समय में वह क्या बनेगा, कौन सा काम करेगा, उसके लिए भी वह मोटिवेट इसी उम्र में होता है। साथ ही मौज मस्ती में खो जाने का भी यही समय होता है और इसका भुगतान किशोरों को आने वाले समय में करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सामाजिकरण और डिसोशलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें, आदतें, आचरण, व्यवहार भी इसी उम्र में, इसी अवस्था में, स्टेज में सीखा जाता है। समाज और संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा समझ भी इसी स्टेज में विकसित की जाती है। अपनी आइडेंटिटी बनाना भी इसी अवस्था में संभव है। अगली जो अवस्था है वह युवावस्था है। युवावस्था 19 साल से शुरू होकर के 35 साल तक मानी गई है। युवावस्था भी सीखने का बहुत अच्छा काल है, किंतु युवावस्था में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वह भूमिकाओं का संपादन अधिक करता है, यानी कि उत्तरदायित्वों को अधिक निभाता है। एक तरह से वो स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि जिम्मेदारियां जीवन की, परिवार की, रोजगार की व्यक्ति को निभानी पड़ती हैं। पति की, पिता की, दामाद की, अधिकारी की, पत्नी, बेटी, माँ आदि की भूमिकाएं भी इसी अवस्था में निभानी पड़ती हैं। इस दृष्टि से लर्न करने के बजाय उत्तरदायित्वों का निर्वहन इस उम्र में अधिक होता है, इस अवस्था में अधिक होता है। अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था की। 35 वर्ष से लगभग 58 और 60 वर्ष तक की भूमिकाएं इस स्तर में निभाई जाती हैं। और इसके बाद भी एक अवस्था आती है वृद्धावस्था की, ओल्डर पर्सन की, जो कि 60 वर्ष से ऊपर या अधिक आयु की मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। युवावस्था व प्रौढ़ावस्था में जहाँ व्यक्ति माता पिता, श्रमिक, कर्मचारी आदि पदों पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करके उत्तरदायित्वों को निभाता है, वहीं वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं से व्यक्ति निवृत्त होने लगता है, किंतु इन भूमिकाओं को भी निभाते निभाते व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचकर कुछ न कुछ लर्न जरूर करता है। अतः इस प्रकार से निष्कर्षतः व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ लर्न करता है, सीखता है, परंतु इन विभिन्न अवस्थाओं, स्टेजेस में फ़र्क है सीखने की मात्रा का। इसीलिए किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा लर्न किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व किशोरों पे नहीं होता। एक सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुरक्षा माता पिता के अधीन रहकर किशोरों को मिलती है, जिस कारण अधिक से अधिक सीखा जा सकता है। अब बात करते हैं मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के जो अभिकरण हैं वो क्या हैं। सामाजिकरण के अभिकरण माध्यम, संस्थाएं, मीडियम के रूप में परिवार, मित्रों का समूह, पड़ोस, शिक्षा, राज्य, जनसंपर्क के साधन, संचार के साधन और समाज, यह प्रमुख माध्यम है जिनसे व्यक्ति सबसे अधिक सीखता है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार प्राथमिक संस्था होने के कारण और परिवार में सर्वाधिक समय व्यक्ति का व्यतीत क्योंकि होता है, इसलिए बेसिक जो लर्निंग होती है वह परिवार में सर्वाधिक होती है। और परिवार क्योंकि मानव की
प्रथम पाठशाला कही गई है और परिवार में भी माँ की भूमिका, एक शिक्षिका की भूमिका रहती है, जिससे कि जीवन में सर्वाधिक सीख मिलती है। इसके अतिरिक्त मित्रों के साथ हम खेल खेल में प्रतियोगिताएं, उत्साह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। इसी प्रकार से पड़ोसियों से, मोहल्ले, कस्बे, अपने आसपास के माहौल से, शिक्षा से, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में भी सहपाठियों से, शिक्षकों से, पुस्तकों से, पुस्तकालयों से हम सीखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति समाचार पत्र, चलचित्रों, विज्ञापनों, जनसंचार के साधनों, इंटरनेट आदि विभिन्न माध्यमों से कुछ न कुछ लर्न करता रहता है। इसे लर्न करने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है और सामाजिकरण की यह विशेषता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर लर्न करने की इच्छा अगर है, सीखने की भूख अगर है, तो वह उतना ही अधिक सीखता है।